हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का वो मॉडल पेपर जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है, आपके सभी प्रश्नों का पहले मुलाकात आपकी कराने वाला है। तो कैसे करें तैयारी, सटीक रणनीति के साथ मैं पेपर लेकर आ चुका हूं साथियों। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर आपके सभी की जो क्लासें होने वाली है, सभी की सभी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो साथियों, शुरू हो जाते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, टोंक, कोटा, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा। यानी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक राइट है। तो राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला, यानी अपने रावतबाटा चित्तौड़गढ़। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके चंबल नदी पर। जैसे ये नदी गुजर रही है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये राजस्थान से यहाँ पर पहले एमपी में है। एमपी में है तो एमपी में कौन सा बांध बना है इसके ऊपर? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। इसके बाद अगर ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी तो चित्तौड़गढ़ में इस पर एक बांध बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध, जो दूसरा सबसे बड़ा इस नदी पर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। और इसके बाद आ जाएगा आपके कोटा में दो बांध है इसके ऊपर, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और एक और बांध आ जाएगा आपके कोटा बैराज। ये चार इंपोर्टेंट आपके इसके ऊपर, जो चंबल नदी है इसके ऊपर ये चारों के चारों बांध है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध है आपके गांधी सागर बांध, जो कि आपके एमपी में है। और दूसरा बांध है इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ में, जो आपके कौन सा बांध हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध यहाँ पर दूसरा बांध हो जाएगा। अगर बात करें कोटा बैराज की, तो ये सबसे छोटा बांध है और इसका मुख्य उपयोग लेते हैं हम सिंचाई में, यानी राजस्थान में सिंचाई में, राजस्थान में इसका इस्तेमाल करते हैं पानी का। और किसमें काम में लेते हैं? इंपॉर्टेंट है ये सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार ये पूरे के पूरे जो चंबल नदी पर बांधे, आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध कौन सा आपके शहर है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चार, आउवा, किशनगढ़, पाली और किराड़ू। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? आउवा, किशनगढ़, पाली और किराड़ू। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक राइट बताना है। राजस्थान का खजुराहो, तो वो हो जाएगा आपके किराड़ू। किराड़ू कहाँ पर स्थित है आपके राजस्थान में? तो ये है आपके बाड़मेर में। किराड़ू है बाड़मेर। और किराड़ू के जो मंदिर हैं, वो किस शैली में बने हैं? खजुराहो, यानी जो आपके एमपी में है, खजुराहो जो असली खजुराहो है वो कहाँ पर है? एमपी में। यानी एमपी के जो खजुराहो के जो मंदिर है, उनकी बनावट और किराड़ू के मंदिरों की बनावट लगभग लगभग समान, यानी मिलती जुलती बनावट है। इस कारण किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। और ये कारण तो आपको पता चल गया होगा, पर इससे संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है कि मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? कौन सा खजुराहो? मिनी खजुराहो। एक तो हो गया आपके राजस्थान का खजुराहो, एक हो जाएगा मिनी खजुराहो, और एक और हो जाएगा आपके मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। इस प्रकार ये जो आपके सामने चार, तीन चार आपके जो खजुराहो दे रखे हैं, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मिनी खजुराहो की बात करें तो ये तो हो जाएगा आपके बंड देवरा मंदिर। बंड देवरा मंदिर। देखिए, नोट करते जाएंगे तो ही आपका फायदा है, साथ के साथ मैं भी इतना लिख रहा हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ लिखना है। ये कौन से जिले में है? बारां जिले में। बात करें अगर मेवाड़ के खजुराहो की, तो ये हो जाएगा आपके अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर आपके मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। देखिए, इंपोर्टेंट रहने वाला है, मेवाड़ का खजुराहो आपके परीक्षा में आया हुआ है बहुत बार, तो इस बार भी पूछ सकता है। ये कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर में स्थित है मेवाड़ का खजुराहो, आपके इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसको 100% आप लिख ले। मेवाड़ का खजुराहो इंपोर्टेंट है। राजस्थान का खजुराहो तो है ही, इसके साथ मेवाड़ का खजुराहो, मिनी खजुराहो, ये भी याद करने हैं आपको। और एमपी में है अपना मेन खजुराहो, जिसका नाम से सभी को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस बार आपके परीक्षा में लगभग लगभग देखिए चांस बन रहे हैं कि ये प्रश्न आएगा, क्योंकि बर्ड विलेज के लिए यहाँ पर अभी जो आपके पानी है, यानी जो झील है इसके, यहाँ पर पहले बात बता दें कि आपको बर्ड विलेज कौन सा है। बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, बिसलपुर, मेनार, उदयपुर और बूंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मेनार उदयपुर। मेनार उदयपुर को बर्ड विलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 200 से, जी हाँ साथियों, यहाँ पर 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती है।
200 से अधिक प्रजातियां जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, 200 से अधिक पक्षी की प्रजातियां, पक्षी की प्रजातियां निवास करती है, यानी इनका बसेरा है यहाँ पर। और इनमें से साथियों 100 से अधिक जो प्रजातियां हैं वो तो बाहर ही है, यानी प्रवासी प्रवासी प्रजातियां। जो 100 से अधिक प्रजातियां हैं वो प्रवासी प्रवासी प्रजाति किसे कहते हैं? जैसे कि ये कुछ कोई दूसरे देश की है, पर ये इनका जो एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स मौसम होता है, उस समय ये वहां से उड़कर किसी और देश में जाते हैं, तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो यहाँ पर 100 से अधिक, यानी जो मैनार उदयपुर है, 100 से अधिक प्रजातियां आपके यहाँ पर प्रवासी में आती है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइबेरियन साइरस। साइबेरियन सारस, जो साइबेरियन पक्षी है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। और बात करें अगर ये साइबेरियन साइरस को अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं, आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि साइबेरियन साइरस को राजस्थान में क्या कहते हैं। देखिए, ये इसका नाम क्या है, इसका एक नाम है स्पेसिफिक, तो ये आपको बताना है कौन सा नाम है। अगर बात करें मैनार उदयपुर के दूसरे, यानी ये तो हो गया इनके पक्षी, पर इसके साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। मैनार उदयपुर का अपने राजस्थान में ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ये यहाँ पर जो एक विशेष जो जाति है मैनारिया जाति, वो अपने अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। ये टाइम था उन मुगलों के काल में इन्होंने होली के दूसरे दिन, यानी जमरा बीच के दिन खून की होली खेली थी। इसलिए अब यहाँ पर उसके बाद उस जो वो घटना हुई थी उसके बाद लगातार यहाँ पर बारूद की होली खेली जाती है। बारूद की होली इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके कोई सा, यानी मैनार उदयपुर से दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं आपके। एक तो हो जाएगी बारूद की होली, और दूसरा हो जाएगा पक्षियों का गांव, यानी बर्ड विलेज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दुश्मनों पर आग के गोले ऐसे कुछ नहीं बरसाए, पत्थर के गोले नहीं बरसाए, चांदी के गोले बरसाए गए। चांदी के गोले बरसाए इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इतना कौन सा किला था जिसने चांदी के किले बरसाकर दुश्मनों को भगा दिया? तो वो हो जाएगा जैसलमेर का किला, बाड़मेर का किला, रणथंभौर का किला, या फिर आपके चूरू का किला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूरू का किला। चूरू का किला वो अपने राजस्थान का इतिहास का वो किला है जिसने अपने दुश्मनों के ऊपर चांदी, यानी सिल्वर के गोले बरसाए थे, और उससे दुश्मनों की सेना को खदेड़ दिया। यहाँ पर बात करें अगर उस समय कौन से राजा थे, तो उस समय थे राजा यहाँ पर शिवजी सिंह, या फिर शिव सिंह ठाकुर थे यहाँ पर शिवजी सिंह। और सामने कौन सी सेना आई थी? तो सेना आई थी बीकानेर की। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण करवाया था। सूरत सिंह, बीकानेर के राजा यहाँ पर आक्रमण करते हैं, तब यहाँ पर अगर गोले की, क्योंकि ये छोटा सा किला था चूरू, बीकानेर के मुकाबले में बहुत छोटा किला है, पर यहाँ पर जब ये गोले खत्म हो गए तो यहाँ पर क्या किया, जहाँ यहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने घरों से चांदी लाकर इकट्ठी करके शिवजी सिंह को दी, और इन्होंने इसे गोलों में बदलकर बीकानेर की सेना के ऊपर बरसाया। इस प्रकार से ये राजस्थान के और विश्व के इतिहास में अमर किला बन गया, चूरू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रताप सिंह बारहट किसके पुत्र थे? इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके 1857 की क्रांति में प्रताप सिंह बारहट का जो बारहट परिवार है, ये बारहट परिवार पूरा का पूरा इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी केसरी सिंह बारहट, यानी जो ये बारहट परिवार है, यानी ये तीनों, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे अपने राजस्थान के, स्वतंत्रता सेनानी। इंपॉर्टेंट रोल है इनका पूरे राजस्थान के इतिहास में। और केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट, और केसरी सिंह बारहट दोनों भाई थे, यानी जोरावर सिंह बारहट प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे। इस प्रकार बारहट परिवार की बात करें तो इनमें से ये जो प्रताप सिंह बारहट है, इनकी बहुत कम उम्र में ये देश के लिए शहीद हो गए थे। सबसे अपने राजस्थान के सबसे कम उम्र के थे। खुबीराम बोस कहते हैं भारत राजस्थान के खुबीराम बोस। इंपोर्टेंट है, देखिए राजस्थान के खुबीराम बोस किसे कहते हैं? तो हो जाएंगे आपके प्रताप सिंह बारहट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा प्रश्न आपके सामने, बनी ठनी का चित्र के चित्रकार कौन थे? देखिए, रोल आपका जो ये रहने वाला है, आज की क्लास का जो रोल रहने वाला है आपके एग्जाम में, ये इंपोर्टेंट रोल होने वाला है। जो पेपर होने वाला है आपका, सभी जो आपके ये प्रश्न है, सभी के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। देखिए, गारंटी के साथ आपके प्रश्न आने वाले प्रश्न, क्योंकि ये बिना ऐसे किसी तुक्के से प्रश्न उठाए गए नहीं है, आपके सभी अलग अलग तरीके से छांटे गए प्रश्न, एनालिसिस के बाद उठाए गए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप स्किप मत कीजिएगा।
स्किप तो करना ही नहीं है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अगर आपको पसंद में आए तो लास्ट में इसको क्या करना है, लाइक भी कर देना है। और सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है। यहाँ पर बात करें अगर बनी ठनी का चित्र के चित्रकार कौन थे, तो निहाल चंद, सूर्यमल मिशन और आपके कन्हैयालाल सेठिया या फिर स्वरूप सिंह। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो वो तो हो जाएगा आपके निहाल चंद, सूर्यमल मिशन आपके राजस्थान के राज्य कवि हैं। कन्हैयालाल सेठिया की इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये कवि थे उस समय जब इनकी जरूरत थी, अपने राजस्थान को इनकी जरूरत थी, तब इन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी। स्वरूप सिंह आपके राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के शासक थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। निहाल चंद कहाँ के थे, तो निहाल चंद हो जाएंगे आपके किशनगढ़ के। किशनगढ़ शैली में बनी हुई ये चित्रकारी है। किशनगढ़ की रियासत में ये क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। किसके, तो उस समय राजा था किशनगढ़ का, उस समय राजा कौन था, राजा था सावंत सिंह। किशनगढ़ का राजा था सावंत सिंह, जिसके दरबारी कवि थे निहाल चंद, जिन्होंने बनाई बनी ठनी। और इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। बहुत लोग बोलते हैं इसके बारे में कि ये एक गायिका की तस्वीर है, पर बहुत सारे लोग इसके बारे में, विद्वानों का मत है कि ये राधा राधा रानी की तस्वीर है। दोनों में कंफ्यूजन है क्या है ये। क्योंकि राधा रानी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो विशेषता है, यानी बादाम जैसी आंखें, बादाम जैसी लंबी आंखें, बादाम जैसी लंबी आंखें इनको राधा रानी के रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवां प्रश्न हो जाएगा, वागड़ की मीरा के नाम से मशहूर कौन है। वागड़ की मीरा देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये सभी के सभी आपके इंपोर्टेंट प्रश्न ही है, क्योंकि अलग अलग विषय से आपके हो गया। यहाँ पर एक हो गई विषय आपके हिस्ट्री, आपके विषय हो गए ज्योग्राफी, आपके विषय हो जाएगी इसमें आर्ट एंड कल्चर। इस प्रकार आपके जो राजस्थान के जीके से संबंधित जो प्रश्न रहने वाले, सभी के सभी इसमें आने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना आपको देखना है पूरी की पूरी क्लास। वागड़ की मीरा के नाम से मशहूर, बांगीबाई, गौरीबाई, राणाबाई या फिर केसरीबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गौरीबाई। गौरीबाई यानी ऑप्शन नंबर बी। ये कौन थी, ये थी एक नागर ब्राह्मण। नागर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था इनका। और ये कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, इस कारण इन्हें वागड़ की, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। डूंगरपुर का क्षेत्र को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, वागड़ क्षेत्र। तो डूंगरपुर में जन्म होने के कारण इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी रचना, निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की है। वन फूल, धरती दोरारी, पाथल पिथल और उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों की तीनों हो जाएगी आपके कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया अपने राजस्थान के इंपोर्टेंट कवि हैं। धरती दोरारी इनकी सबसे इंपोर्टेंट, और पाथल पिथल भी इनके महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौर के बारे में लिखी गई कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, यानी इंपोर्टेंट रोल इनका, जो अनुव्रत आंदोलन शुरू किया था वो कौन थे, आचार्य तुलसी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक का बाबरू अभिलेख वर्तमान में कहाँ संरक्षित है, यानी जो अशोक का अभिलेख है, सबसे इंपोर्टेंट अभिलेखों में से एक अभिलेख है बाबरू अभिलेख। बाबरू अभिलेख में क्या मिलता है हमें, अशोक के बौद्ध धर्म, अशोक यानी जो सम्राट अशोक था, अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का, बौद्ध धर्म स्वीकार, और साथ ही साथ इसके बौद्ध धर्म के संघ, धम्म और धर्म सभी का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में, बाबरू अभिलेख में। और ये वर्तमान में कहाँ पर है पूछा गया है, तो पाली संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बूंदी संग्रहालय, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपके बी वाला, यानी कलकत्ता संग्रहालय बंगाल में ये संरक्षित है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि बाबरू अभिलेख, यानी जो बाबरू अभिलेख है ये कब मिला, तो ये हो जाएगा आपकी डेट हो जाएगी इसके 1837। 1837 में किसने खोजा, तो वो हो जाएगा आपके कैप्टन बर्ट। देखिए डिटेलिंग वीडियो है, पूरी की पूरी क्लास डिटेल में है आपके, तो एक भी प्रश्न को, एक भी सेकंड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए सभी के सभी इंपोर्टेंट रहने वाले। कहाँ पर खोजी, तो वो हो जाएगी आपके बीजक पहाड़ी। आपके बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, इस प्रकार से अलग अलग है। तो यहाँ पर बीजक पहाड़ी में ये खोजा गया था। और यहाँ पर उल्लेख मिलता है, आपको बता दिया कि अशोक के बौद्ध धर्म का स्वीकार करना और संघ, धर्म आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न हो जाएगा, मंडोर अभिलेख की रचना किस शासक द्वारा की गई, यानी जो मंडोर अभिलेख है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा दूसरा नाम, घटियाला अभिलेख।
घटियाला अभिलेख या मंडोर अभिलेख जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में मंडोर में स्थित है। तो जोधपुर के घटियाला या मंडोर अभिलेख की रचना किस शासक ने करवाई? बाउक ने, महेंद्रपाल ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके बाउक। बाउक कौन सा शासक था, यानी कौन से वंश से संबंध रखता था ये? तो ये रखता था गुर्जर प्रत्याहार वंश से, गुर्जर प्रत्याहार वंश। और इसी की जानकारी मिलती है हमें घटियाला अभिलेख से। इसी की जानकारी मिलती है हमें घटियाला अभिलेख से। महेंद्रपाल की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके इनका पिता का क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज इनके पिता थे। और ये जो महेंद्रपाल है ये सातवां सातवां शासक था अपने वंश का, महेंद्रपाल फर्स्ट। और चंद्रगुप्त और अशोक दोनों हो जाएंगे मौर्य वंश के शासक। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त हो जाएगा फर्स्ट शासक, और अशोक हो जाएगा थर्ड। और सेकंड की बात करें, अगर बीच में एक रह गया तो सेकंड शासक हो जाएगा आपके बिंदुसार। बिंदुसार भी आपके मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया? इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके हमेशा डिटेल में पढ़ने वाले को ही आता है। ये प्रश्न एनालिसिस के साथ बनाया गया प्रश्न है। तो रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? गोहिल वंश को, राठौड़ वंश को, कछवाहा वंश को या प्रत्याहार वंश को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें हो जाएगा सी वाला, यानी कछवाहा वंश को कहा गया है। और कहाँ पर कहा गया है? कौन सा शिलालेख था जिस जहां पर इनको रघुवंश तिलक कहा गया है? तो वो हो जाएगा आपके आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर साथियों, मैं आपको ये जो सभी प्रश्न बता रहा हूँ, ये जो सभी प्रश्न बता रहा हूँ, इनके आपको आंसर बताने, साथ के साथ आपको इसके आंसर बताते जाने कमेंट में। और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल टोटल आपने कितने किए, क्योंकि ये जो आंसर बताएंगे आप, कमेंट करेंगे, टोटल बताएंगे, इन सब से आपको क्या होने वाला है? आपको भी मोटिवेशन मिलने वाली है और मुझे भी, आपको भी मिलने वाली है और मुझे भी। और आपका क्या होगा कि आपका आपका जो माइंड सेट है वो तेज होगा कि मैंने इतने आंसर बता दिए हैं तो अगली बार और ज्यादा आंसर बताऊंगा। अभी कम बताए तो अगली बार ज्यादा, अभी ज्यादा बताए तो और ज्यादा बताऊंगा। इस प्रकार से आपका माइंड सेट डेवलप होगा। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देंगे, तो फिर आपकी तैयारी यानी आपका जो सिलेक्शन होने वाला है उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें अगर, तो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव की पुष्टि करने वाला अभिलेख कौन सा है? यानी पहले राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव था, उसकी पुष्टि करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो घटियाला अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख या फिर मंडोर अभिलेख? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोसुंडी अभिलेख, जो कि यहाँ पर मिला था चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी अभिलेख आपके चित्तौड़गढ़ में मिला था। घटियाला अभिलेख और मंडोर अभिलेख दोनों सेम टू सेम अभिलेख है, दोनों के एक ही नाम है। और बुचकला अभिलेख, मंडोर और घटियाला अभिलेख हमने अभी बात कर ली जोधपुर के, जोधपुर के हैं। और इसके इसी के साथ आपके बुचकला भी कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में ही मिला है। इस प्रकार ये जो तीनों है जोधपुर के हैं। गोसुंडी अभिलेख आपके चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंदर, यानी मिनेंदर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? इंपोर्टेंट, क्योंकि हर बार पूछा जाता है लगभग। देखिए कि अगर आपके 10 एग्जाम हुए, 10 एग्जाम हुए, तो उनमें से 5 एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि मिनेंदर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड और नागर, नगर, बेराट, नगरी, रेड और नागर। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेराट, जो आपके जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मुंडियारी खात का विषय, यानी मुंडियार की खात जो ग्रंथ है इसका जो विषय है या फिर इसके अंदर जो उल्लेख किया गया है किसका किया गया है? सिरोही के चौहान की, बूंदी के हाड़ा की, मेवाड़ के सिसोदिया की या मारवाड़ के राठौड़ की? तो किसका गया है? यहाँ पर जो ये वंश दे रखे हैं, सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।